हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कंप्लीटली आपके लेकर के आए हैं नॉन हिंदी के ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। दोस्तों जितने भी क्लास 10th के 23 चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा अगर आप भी चाहते हैं कि क्लास 10th के नॉन हिंदी में संपूर्ण नंबर लाना। तो और दोस्तों साथ साथ आपको जो है मैथिली के भी जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं और उसके बाद जितने चैप्टर्स बचे हुए हैं उन सभी का क्वेश्चंस एक ही वीडियोज़ में आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों उसके लिए थोड़ा सा धैर्य आपको रखना है, वो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोग वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करते हैं तो उससे भी इसका लाभ मिल जाता है और साथ साथ दोस्तों कुछ हमें भी फायदा हो जाता है, तो आप लोग मिलता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं एक एक करके सारे प्रश्न को। दोस्तों आपके सामने आपके पहले नंबर चैप्टर का पहला नंबर प्रश्न है कि तू जिंदा है तू किसके द्वारा रचित कविता है? दिनकर के, शंकर शैलेंद्र के, हरिऔध के और निराला के। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी शंकर शैलेंद्र। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सुबह शाम आकाश का रंग कैसा रहता है? नीला, हरा, लाल और कुछ नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी लाल। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि स्वराज्य का अर्थ क्या होता है? राज्य, आज़ादी, परतंत्र और अपना राज्य। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी अपना राज्य। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है? हौसले और उत्साहपूर्ण, या फिर अतीत को याद कर, या फिर मौत से डर डर कर, या फिर समय का सदुपयोग कर। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हौसले और उत्साहपूर्ण। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर कि तुम अपने सुकर्म से पृथ्वी पर डॉट डॉट ला सकते हो। तो दोस्तों सुकर्म जब ये करेंगे तो स्वर्ग ला सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कि सुख दुख दोनों में एक समान रहने वाले आकाश को देख करके पृथ्वी हो जाती है। इसमें आपका ऑप्शन है व्यथित, आनंदित, मूर्छित और कुछ नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी आनंदित है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर कि कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? निराशा रहित, घमंडी, स्वाभिमानी और आलसी। तो दोस्तों जिंदा वही माना जाएगा जो स्वाभिमानी होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 8 नंबर कि कवि शैलेंद्र तू जिंदा है तो कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात करते हैं? तो क्यों संगठित करने की बात कर रहे हैं? आज़ादी प्राप्ति के लिए, जुलूस निकालने के लिए, धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने के लिए और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने के लिए या फिर कोई और कार्य करने के लिए क्या की आवश्यकता थी हमें? उस समय आज़ादी की आवश्यकता थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है आज़ादी प्राप्ति के लिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कि तू जिंदा है तो डॉट डॉट किस विद्या की रचना है? कविता, कहानी, निबंध और एकांकी। इसमें जो आपका राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कविता। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 का रहा है कि तू जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत है? गहरे जीवन राग का, या फिर उत्साह का, या फिर गहरे जीवन राग एवं उत्साह का, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गहरे जीवन राग एवं उत्साह दोनों का इसमें वर्णन हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कि तू जिंदा है तो कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है? निराशावादी, आशावादी, प्रेरणावादी और साम्यवादी। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी आशावादी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका सॉरी प्रश्न नहीं चैप्टर, अगला जो आपका चैप्टर है वो है ईदगाह, सेकंड नंबर चैप्टर। तो चलिए सेकंड नंबर चैप्टर के सारे प्रश्नों को देखते हैं। ऐसे करके सारे चैप्टर्स के प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। ईदगाह कहानी आधारित है किस पर? बाल मनोविज्ञान पर, नैतिक शिक्षा पर, आर्थिक जगत पर और किसी पर नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बाल मनोविज्ञान पर। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि रमजान के कितने दिन बाद ईद का त्यौहार आता है? 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 10 दिन। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 30 दिन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 कि हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है? ऑप्शन है कलम, कड़ाही, कंघी और चिमटा। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी चिमटा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। फटाफट जितने फास्ट में हो सके सारे प्रश्न को देख लेते हैं। अमीना अपनी कोठरी में बैठकर क्या कर रही थी? तो सबको पता होगा कि रो ही रही थी, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला 5 नंबर प्रश्न है कि मेले में हामिद ने क्या खरीदा? तो मेले में क्या खरीदा था? तो चिमटा खरीदा था। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपका कह रहा है कि ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन दोस्तों कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, या फिर अभाव एवं चुनौती बच्चे को परिपक्व बना देती है, या फिर कहानी में सरल शब्दों का चयन एवं मुहावरों का प्रयोग रोचक है, या फिर कहानी का अंत सुखांत है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कि अभाव एवं चुनौती बच्चे को परिपक्व बना देती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर कि महमूद के पास कितने पैसे थे? 10, 5, 12, 20। तो महमूद के पास 12 पैसे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका
8 नंबर कि नमाज़ खत्म होने के बाद लोग आपस में क्या कर रहे थे? तो एक दूसरे से गले मिल रहे थे, ताश खेल रहे थे, मेले में घूम रहे थे या फिर एक जगह से सभी बैठे थे। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि एक दूसरे के से गले मिल रहे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 9 नंबर कि प्रेमचंद द्वारा रचित पाठ कौन-सी है? सुदामा चरित, खेमा, ईदगाह और ठेंस। तो प्रेमचंद द्वारा लिखा गया पाठ कौन सा है? ईदगाह। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है 10 नंबर कि हामिद ने कितने पैसे का खिलौना खरीदा? तो इसमें ऑप्शन है 2 पैसे, 3 पैसे, 4 पैसे, 8 पैसे। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 3 पैसे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 11 नंबर कि खिलौने किस चीज़ के बने थे? लोहे के, मिट्टी के, कागज़ के और लकड़ी के। तो जितने भी खिलौने बच्चे खरीदे थे वो कौन से थे? वो मिट्टी के बने हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका है कि कथा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी और अरुण कमल। तो दोस्तों कथा सम्राट के नाम से प्रेमचंद जी को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 13 नंबर कि महमूद ने कौन से सा खिलौना खरीदा? कबूतर, जोकर, सिपाही और शेर। तो महमूद ने सिपाही खरीदा था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 14 नंबर कि अभावग्रस्त बच्चे बच्चे में किस तरह का सोच पैदा किया गया है? वयस्क की तरह, नादान की तरह, बूढ़े की तरह और इनमें से कोई नहीं। तो वयस्क की तरह अभावग्रस्त बच्चे होते हैं, जिससे अभाव होते हैं बहुत चीज़ों की, वह वयस्क की तरह सोचने लगते हैं। अगला प्रश्न आपका 15 नंबर कि मोहिनी के पास कितने पैसे थे? ऑप्शन है 10, 15, 8, 3। तो मोहिनी के पास टोटल 15 पैसे थे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 16 नंबर कि कैसा जीवन बाल मन को व्यस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है? संपन्न, अभावग्रस्त, तनावपूर्ण और सभी गलत। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अभावग्रस्त, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों मैथिली के अगर जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं अगर उसे आप देख लिए हैं तो सेकंड चैप्टर्स को एक ही वीडियोस में क्लियर करने वाले हैं जितने भी हैं। तो उस वीडियोस को पाने के लिए आप जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ कमेंट करके बताइएगा कि संपूर्ण को एक में करना है या फिर अलग अलग भागों में बांट करके बताना है, और उसका सब्जेक्टिव प्रश्न को भी लेना है, क्योंकि दोस्तों ये पहले टाइप हो चुका था, इसलिए पहले इसका वीडियोस आपको मिल रहा है, अब रेगुलर आपको वीडियो मिलने वाला है। तो 17वां प्रश्न है कि चुनौती बच्चे को डॉट बना देती है? निकम्मा, परिपक्व, आलसी और क्रोधी। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी परिपक्व बना देती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला 18वां प्रश्न आपका कह रहा है कि मुहर्रम किस तरह का त्योहार है? खुशी का, उमंग का, गम का और कुछ नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी या गम का त्योहार है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 19 नंबर कि हामिद के दोस्तों का नाम क्या है? महमूद, नूरे, मोहसिनी और सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सभी, यानी कि महमूद भी है, नूरे भी है और मोहसिनी भी है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है 20 नंबर कि गांव में ईदगाह कितने कोस दूर था? यानी इस गांव में जो था ईदगाह कितने कोस दूर था? 2 कोस, 3 कोस, 4 कोस, 5 कोस। तो दोस्तों वह 3 कोस दूर था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं फटाफट। अगला प्रश्न आपका 21 नंबर के मोहसिनी मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है? रेवड़ियाँ, गुलाब जामुन, सोहन हलवा और जलेबियाँ। तो दोस्तों रेवड़ियाँ खरीदती है, मोहसिनी क्या करती है? रेवड़ियाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका 22 नंबर कि प्रेमचंद पाठ्य पुस्तक की कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है? खेमा, ठेस, दीदी की दांडी और ईदगाह। तो दोस्तों प्रेमचंद यानी कि रचित पाठ्य पुस्तक जो है जिसका नाम है ईदगाह, जो कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कि हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है? हौसले की उड़ान की, खुशबू रचना हाथ की, ईदगाह की और ठेस की। तो दोस्तों आपको पता है कि हामिद ईदगाह पाठ की ही प्रमुख पात्र है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न नहीं, अगला जो आपका चैप्टर है जिसका नाम है कर्मवीर। कर्मवीर चैप्टर के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देखते हैं, और साथ साथ दोस्तों अगर आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी चाहिए सारे चैप्टर्स के एक साथ, तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा, वो भी आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपका पहला नंबर कर्मवीर से कि कर्मवीर की क्या पहचान है? जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं या फिर भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, या फिर आज का काम कल पर टालते हैं, या फिर भाग्य को कोसते हैं। तो दोस्तों कर्मवीर की पहचान क्या है? कि जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं वही कर्मवीर रहते हैं, और वही कर्मवीर की पहचान है। दोस्तों अगला आपका सेकंड नंबर प्रश्न है कि डॉट के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, यानी किसके द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है? परिश्रम, चालाकी, दूसरे की मदद और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब तक परिश्रम नहीं करेंगे तब तक मनोवांछित जो है लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि अगर वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाए तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको 100 में 100% जो है बुक से जितने भी प्रश्न पूछेंगे सारे के सारे प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपको बनने वाला है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3
कि कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की डॉट डॉट का निर्धारण करती है, यानी किसका निर्धारण, सफलता की, विफलता की, योग्यता की, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कर्म के प्रति जो निष्ठा रखता है उसी को सफलता जो है ना, सफलता की निर्धारित होती है, सफलता मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर, प्रश्न नंबर 4 नंबर कह रहा है कि स्वयं को कर्मवीर सिद्ध करने के लिए क्या बनना होगा? संकोची, कर्तव्यनिष्ठ, तेजस्वी और निर्लोभी। तो दोस्तों जब तक कर्तव्यनिष्ठ नहीं बनेंगे तब तक हम कर्मवीर सिद्ध नहीं हो सकते, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर कि सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक और निर्माणकर्ता कौन होते हैं? साधु, वीर, वृष्क और कर्मवीर। तो दोस्तों सभ्यता और संस्कृति के जो निर्माणकर्ता होते हैं वो कौन होते हैं? कर्मवीर होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कि कर्मवीर पाठ की विद्या है, यानी कर्मवीर जो है वो पाठ की क्या है? कहानी, कविता, डायरी, निबंध। तो दोस्तों कर्मवीर क्या है? एक कविता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर कि कर्मवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है? अवधी में, मैथिली में, भोजपुरी में और खड़ी हिंदी में। तो दोस्तों कर्मवीर जो लिखी गई है वो खड़ी हिंदी में लिखी गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 8 नंबर कि कर्मवीर पर्वतों को काट कर क्या बना देते हैं? नदी, सड़क, गुफा और महल। तो दोस्तों कर्मवीर जो है सड़क बना देते हैं पर्वतों को काट करके, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों दशरथ महादेव के बारे में आप अच्छी तरह से सुने होंगे, उसका नाम भी बहुत इतिहास में चलता है। अगला प्रश्न आपका कि कर्मवीर के लिखने वाले निम्नलिखित में से कौन से, यानी कि कर्मवीर पाठ के लेखक कौन है? प्रेमचंद, हरिऔध जी, या फिर फणीश्वर नाथ रेणु, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हरिऔध। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 10 नंबर कि उज्ज्वल का अर्थ क्या है? जलायन, या फिर प्रयास, या फिर चमकीला, या फिर भाग्य। तो दोस्तों उज्ज्वल का अर्थ होता है चमकीला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 11 नंबर कि कड़ी मेहनत करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? लोहे के चने चबाना, 9 दो 11 होना, आँख आँख दिखाना, या फिर खुशी मनाना। तो दोस्तों कड़ी मेहनत करना का अर्थ होता है लोहे के चने चबाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो चैप्टर है उसका नाम है बाल गोविंद भगत, यानी कि चैप्टर नंबर 4। इसके सारे प्रश्नों को देखते हैं। तो इसका पहला नंबर प्रश्न है कि बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगे? रोने लगे, गाने लगे, हंसने लगे और सर पीटने लगे। तो दोस्तों बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत जी गाने लगे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका कि बाल गोविंद भगत कबीर को साहब क्यों मानते थे? बचपन के दोस्त थे, साथ में पढ़ते थे, या फिर कबीर के आदर्शों पर चलते थे, या फिर कबीर के पुजारी थे? तो दोस्तों कबीर के आदर्शों पर चलते थे, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 3 नंबर कि बाल गोविंद भगत किसे अपना आदर्श मानते थे? कबीर दास को, तुलसीदास को, और रस खान को, सूरदास को? तो दोस्तों इसका हो जाएगा राइट आंसर कबीर दास को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया, कब देखा गया? बेटे की मृत्यु के दिन, बेटे के परदेश जाने पर, और बेटे के जन्म के दिन, और बेटे की शादी के दिन। तो दोस्तों बेटे के मृत्यु के दिन देखा गया था उसकी संगीत साधना का उत्कर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर की बाल गोविंद भगत की पतोहू थी, कैसी थी उसकी पतोहू? कर्कशा थी, या फिर रोगग्रस्त थी, या फिर सुशील थी, या फिर झगड़ालू थी? तो दोस्तों उसकी पतोहू जो थी एकदम बिल्कुल सुशील थी, भोली भाली थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको सारे प्रश्न का आंसर ऑलरेडी पता होगा। अगला प्रश्न आपका कि बाल गोविंद भगत पेशे से क्या थे? कवि, संत, गृहस्थ और फकीर। तो दोस्तों वो क्या थे? गृहस्थ थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बेटे के मर जाने के बाद रोती हुई पतोहू के पास जाकर के क्या कहते हैं? खूब रोने के लिए, उत्सव मनाने के लिए, भाग जाने के लिए, और कुछ भी नहीं कहते हैं। तो दोस्तों पतोहू के पास जाकर कहते हैं कि उत्सव मनाने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कह रहा है कि कलम का जादूगर किनका उपनाम है? प्रेमचंद जी, राम वृक्ष बेनीपुरी, शिवपूजन सहाय, और किसी का नहीं? तो दोस्तों कलम का जादूगर नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला जो आपका प्रश्न है कह रहा है बाल गोविंद भगत किस विद्या की रचना है? संस्मरण, निबंध, रेखा चित्र और कहानी। तो बाल गोविंद भगत जो है वो रेखा चित्र है, और यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अब अगला प्रश्न आपका है बाल गोविंद भगत के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, रामवृक्ष बेनीपुरी, शिवपूजन सहाय और दिनकर जी। तो बाल गोविंद भगत के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न आपका जो है प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? 30 वर्ष, 60 वर्ष, 40 वर्ष और 80 वर्ष। तो बाल गोविंद भगत की उम्र जो थी वो लगभग 80 वर्ष थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है।
तो अगला प्रश्न आपका 13 नंबर कह रहा है कि बाल गंगा भगत के बेटे को मुखाग्नि किसने दी थी? स्वयं बाल गंगा भगत ने, उनकी पुतोहू ने, उनके भतीजे ने और कोई नहीं। तो दोस्तों उनके बेटे को जो मुखाग्नि दिए थे उनकी पुतोहू ने दी थी, ताकि कि उसके ऊपर से जो स्नेह है, प्यार है, वह मिट जाए। अगला प्रश्न आपका कि बाल गंगा भगत अपने प्रेमी मंडली के साथ इतना आनंद विभोर हो जाते कि खंसरी बजाते बजाते डॉट डॉट थे, मतलब क्या करने लगते थे? रो पड़ते थे, बेशुद्ध हो जाते थे, या फिर नाच उठते थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों खंजरी बजाते बजाते एक बार ऐसा होता था कि वह नाचने लगते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला 15 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि बाल गोविंद भगत हर वर्ष 30 कोस पैदल चल करके कहाँ जाते थे? तो गंगा स्नान को जाते थे। डायरेक्ट इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, गंगा स्नान को जाते थे। अगला प्रश्न आपका 16 नंबर कह रहा है कि बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? 1, 2, 3, 4। तो उसको सबको पता है कि उसके एक ही बेटे थे, जो कि एकदम बोदा सा था। अगला प्रश्न आपका है कि बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? बुद्धिमान, सुस्त, मोटा और दुबला। तो दोस्तों उसका बेटा जो था सुस्त बोदा सा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब जो हमारा चैप्टर आता है उसका नाम है हुंड्रू का जलप्रपात। हुंड्रू के जलप्रपात के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अब हम लोग देखते हैं, जिसमें आपका पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि हुंड्रू का जलप्रपात के पास किसने बंगला बनवा दिया था? जिला बोर्ड ने, वहाँ के राजा ने, प्रधानमंत्री ने और मुख्यमंत्री ने। तो दोस्तों जिला बोर्ड ने वहाँ एक बंगला बनवा दिया, यानी कि रहने के लिए, अतिथियों के रहने के लिए। अगला है राहगीरों के रहने के लिए। अगला प्रश्न आपका कि रांची से डॉट डॉट मील की दूरी पर स्थित हुंड्रू का जलप्रपात है? 25 मील, 27 मील, 30 मील, 32 मील। तो दोस्तों 27 मील की दूरी पर जो है रांची से हुंड्रू है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि हुंड्रू का जलप्रपात में किस संस्कृति का वर्णन है? आदिवासी की संस्कृति का, मुस्लिम संस्कृति का, सिख संस्कृति का, ईसाई संस्कृति का। तो दोस्तों हुंड्रू के जलप्रपात में आदिवासी की संस्कृति का वर्णन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर की पुरुलिया रोड से हुंड्रू की दूरी कितनी है? 3 मील, 13 मील, 123 मील और 33 मील। तो दोस्तों पुरुलिया रोड से हुंड्रू की दूरी है 13 मील, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है 5 नंबर के हुंड्रू का जलप्रपात डॉट डॉट ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 223 फीट, 230, 233 और 243। तो दोस्तों 243 फीट ऊंचा है जो पानी गिरता है नीचे हुंड्रू के जलप्रपात के, जो पानी गिरते हैं वो 243 फुट से। तो अगला आपका जो प्रश्न 6 नंबर है कि हुंड्रू का जलप्रपात डॉट डॉट है, न रांची का, न हजारीबाग का, न छोटा नागपुर का, बल्कि सबका। तो बिल्कुल बल्कि सबका है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि हुंड्रू का पानी निरंतर संघर्ष के साथ चट्टान पर गिरता हुआ मानो डॉट डॉट की दृष्टि देता है। किसकी? आग की, सौंदर्य की, इंद्रधनुष की, बाढ़ की। तो दोस्तों जब पानी गिरता है चट्टान पर तो वह आग का रूप जो है उसके दृष्टि का दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 8 नंबर की कह रहा है छोटा नागपुर लेखक की दृष्टि में क्या है? यानी कि लेखक के नजरों में छोटा नागपुर क्या है? नर्क है, जंगल है, स्वर्ग का टुकड़ा है, या फिर विया व्यावान भूमि है। तो दोस्तों लेखक के अनुसार छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 9 नंबर कह रहा है कि हुंड्रू के जलप्रपात पाठ की विधा है, निबंध है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है और डायरी है। तो हुंड्रू का जलप्रपात जो है एक यात्रा वृत्तांत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका क्या, हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य में है? झारखंड में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में। तो दोस्तों हुंड्रू का जलप्रपात जो है वह झारखंड में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला आपका प्रश्न है 11 नंबर कह रहा है कि हुंड्रू का जलप्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में है? दुमका में, लोहरदगा में, छोटा नागपुर में और रांची में। तो हुंड्रू का जलप्रपात दोस्तों झारखंड के छोटा नागपुर में है। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न आपका 12 नंबर कि हुंड्रू का जलप्रपात पाठ के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, कामता प्रसाद सिंह काम, या फिर प्रेमचंद, या फिर फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कामता प्रसाद सिंह काम। तो दोस्तों अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इससे आगे भी वीडियोस मिलने वाले हैं जो आप चाहेंगे, और कमेंट करके हमें बताइएगा कि किस चीज़ की आपको आवश्यकता है, उसी पर वीडियोस आपको बना करके दिया जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। तो अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि स्वर्ण रेखा नदी कहाँ गिरती है? हिंद महासागर में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में और गंगा नदी में। तो दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। तो अगला जो आपका 14 नंबर प्रश्न है कह रहा है कि हुंड्रू का पानी डर की तरह चक्कर काटता है, बिल्ली की तरह, चूहा की तरह, नेवला की तरह, सांप की तरह। तो दोस्तों हुंड्रू का जो पानी गिरता है और उसके बाद जो चलता है तो वह सांप की तरह चक्कर काटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। अब दोस्तों हमारा जो पाठ आता है उसका नाम है बिहारी के दोहे। बिहारी के दोहे के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अब हम लोग देखते हैं, जिसमें आपका पहला नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के पालन से सर्वश्रेष्ठ बनता है। नर्मता से, यानी कि किसके पालन करने से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बनता है? नर्मता से,
उदारता से, विवेकहीनता से या फिर इनमें से सभी से। तो दोस्तों जब तक नम्रता का पालन नहीं करेगा तब तक सर्वश्रेष्ठ इंसान नहीं बन सकता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपका कह रहा है कि बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाई काव्य पंक्ति है किसकी? बिहारी के दोहे की, करमवीर की, पीपल की और सुदामा चरित की। तो दोस्तों ये जो बतरस लालच लाल की मुरली लुकाई या पीपल पाठ की है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि नाम से बड़ा क्या होता है? गुण, अवगुण, दोनों और सभी गलत। तो दोस्तों नाम से बड़ा गुण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि सच्चा व्यक्ति कौन सा है? जिसके मन में खोट होता है, या फिर जो स्वार्थी होता है, या फिर जो झूठा होता है, या फिर जिसका हृदय पवित्र होता है? तो दोस्तों सच्चा व्यक्ति होता है जिसका हृदय पवित्र होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपका कह रहा है कि किसके दोहे गागर में सागर के समान है? ऑप्शन है रहीम के, बिहारी के, कबीर के और सूरदास के। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहारी के। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों एक प्रश्न का आंसर लग रहा है हम ऊपर जो है गलत आपको दे दिए हैं। अगर आपको गलत लगे तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो अगला जो आपका प्रश्न 6 नंबर की, बिहारी किस काल के कवि हैं? रीतिकाल, वीरगाथा काल, या फिर आदिकाल, या फिर मध्यकाल? इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रीतिकाल के। बिहारी किस काल के हैं? रीतिकाल के कवि हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहारी ने राधा नागरी किसे कहा है? ऑप्शन है श्री राम को, श्री कृष्ण को, मीरा को, राधा को। तो दोस्तों बिहारी ने राधा नागरी कहा है कृष्ण को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे आपका 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वडम्बर डॉट डॉट के हैं, ढोंग के, व्यर्थ के, सदगुण के और दुर्गुण के। तो दोस्तों विडंबर जो होते हैं वो व्यर्थ के होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न 9 नंबर कह रहा है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई प्रस्तुत पंक्ति उद्धत है किस पाठ से? कबीर के दोहे से, बिहारी के दोहे से, पीपल से और झांसी की रानी से। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, बिहारी के दोहे से। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका 10 नंबर प्रश्न है कि नर की और नल-नीर की गति एक जैसा क्यों है? न वर्ण की आवृत्ति है, या फिर आदमी और जल जमीन से जुड़े हैं, या फिर दोनों ही नीचे से होकर के ऊपर उठते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों नर की और नल-नीर की जो बात हो रही है दोस्तों, ये गति एक ही जैसी होती है। क्यों? तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि दोनों ही नीचे से होकर के ऊपर उठते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न 11 नंबर कह रहा है कि बिहारी के अनुसार मनुष्य किसके बिना बड़ा नहीं बन सकता है? धन के, क्रोध के, गुण के और दोष के। तो दोस्तों जब तक इंसान को के अंदर गुण नहीं होगी तब तक वह बड़ा व्यक्ति नहीं बन सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में किस तरह के दोहे शामिल है? भक्ति, प्रेम और निरीपरक, या फिर सभी? तो दोस्तों इसमें जो है सभी शामिल है, यानी कि भक्ति भी है, प्रेम भी है और नीतिपरक भी है। नीति का भी इसमें पूरा ज्ञान दिया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो चैप्टर है वो है आपका ठेस। ठेस चैप्टर के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अब हम लोग देखते हैं। दोस्तों एक एक करके सारे चैप्टर्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे को हम देखेंगे। मानो कैसे थी कहानी, मतलब कौन थी, सॉरी, कहानी की नायिका थी, या फिर लेखक की बहन थी, या फिर सचिन की बेटी थी, या फिर लेखक के रिश्तेदार थे? तो दोस्तों मानो जो थी वो कहानी की नायिका थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका 2 नंबर कह रहा है कि ठेस कहानी में कितने पात्र हैं? 4, 3, 5, 1। तो दोस्तों ठेस कहानी में 5 पात्र हैं। आप उस पात्र को जानते भी होंगे, सिरचन जी, उसके काकी और मंजली भाभी, मानू दीदी, ये सभी। सिरचन को घी की राड़ी के साथ क्या पसंद था? चूरा, चीनी, चना और नमक। तो दोस्तों ये तो आपको इजीली आंसर इसका पता होगा कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, चूरा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था? मानू दीदी ने, मंजली भाभी ने, चाची ने और किसी ने नहीं? इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, मानू दीदी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न 5 नंबर के, सिरचन ने चाची से क्या देने को कहा था? गमकौवा तेल, गमकौवा जर्दा और गमकौवा पान और कुछ नहीं? तो दोस्तों सिरचन ने चाची से बोला था कि गमकौवा जर्दा देने के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। दोस्तों ये सभी चैप्टर्स अगर आप डिटेल में पढ़े होंगे तो आपको सारे के सारे लगभग प्रश्न का आंसर क्लियर पता होगा। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको आंसर शायद नहीं पता होगा। अगला प्रश्न आपका कि ठेस कैसी कहानी है? आंचलिक, शहरी, विदेशी और आधुनिक? तो दोस्तों ठेस कहानी जो है वो आंचलिक कहानी है। दोस्तों ठेस कहानी का अगर वर्णन की बात करें तो वहाँ कहाँ का वर्णन है? तो मिथिलांचल का वर्णन ही इसमें है। अगला प्रश्न आपका कि ठेस कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद जी, फणीश्वर नाथ रेणु, रामवृक्ष बेनीपुरी और बेढप बनारसी। तो दोस्तों ठेस कहानी के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 8 नंबर
कि ठेस कहानी में डॉट डॉट की लोक संस्कृति का वर्णन है, जैसा कि हमने आपको पीछे बोला। और देखिए यहाँ पे आंसर भी इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा मिथिलांचल, यानी कि ठेस कहानी में जो वर्णन है उस किसकी संस्कृति का, तो मिथिलांचल की संस्कृति का वर्णन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 9 नंबर की ठेस शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र है मुन्नी, मानू, सिरचन और मंजली भाभी। तो दोस्तों ठेस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो सिरचन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 10 नंबर कह रहा है कि सिरचन को लोग समझते थे कुशल कारीगर, नेता, चटोर और बेईमान। तो सिरचन को सभी चटोर समझते थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। और कभी कभी कामचोर भी समझते थे। अगला प्रश्न आपका कि ठेस कहानी का पात्र है हामिद, बारगुन भगत, सिरचन और कसारा। तो दोस्तों ठेस कहानी को कौन है, सिरचन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हुए चलते हैं आगे की ओर जल्दी जल्दी। ठेस पाठ की विद्या है कहानी, निबंध, संस्मरण, यात्रा, वृत्तांत। तो दोस्तों ठेस कहानी जो है वो क्या है, सॉरी ठेस वैसे बोल दिए हम कहानी, ऑप्शन नंबर सी ए जो है आपका राइट आंसर है कहानी। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया था, पंचानंद चौधरी के बड़े लड़के को, पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को, पंचानंद चौधरी के नौकर को और पंचानंद चौधरी के मुंशी को। तो दोस्तों सिरचन ने पानी पानी कर दिया था पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हमारा अगला चैप्टर है जिसका नाम है बच्चे की दुआ। बच्चे की दुआ के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अब हम लोग देखते हैं, जिसमें आपका पहला नंबर प्रश्न है कि बच्चे की दुआ के कवि हैं दिनकर जी, शंकर चैलेंज, इकबाल और अरुण कमल। तो दोस्तों बच्चे की दुआ के कवि हैं मोहम्मद इकबाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर दो आपका कह रहा है कि इकबाल की कविता है बच्चे की दुआ, पीपल, झांसी की रानी और तू जिंदा है तो मोहम्मद इकबाल की जो कविता है वह बच्चे की दुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर कह रहा है कि मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, और किसकी पंक्ति है, दिनकर की, शंकर सैलेंड की, इकबाल की और अरुण कमल की। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इकबाल जी की है, क्योंकि यह किस में से है, बच्चे की दुआ में से है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न 5 नंबर कह रहा है कि बच्चे की दुआ किस विद्या की रचना है, कहानी, कविता, निबंध और डायरी। तो दोस्तों बच्चे की दुआ जो है वह एक कविता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर। ऐसे प्रार्थना गीत भी इसका दे सकते हैं आप आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका 6 नंबर कह रहा है कि दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प किस कविता में है, बच्चे की दुआ में, तू जिंदा है तू और करमवीर और सभी सही। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बच्चे की दुआ में। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 7 नंबर कह रहा है कि बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में किसे बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है, संसार को, घर को, जंगल को, विश्व को। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसार को सुंदर बनाने की बात कही गई है या बेहतर बनाने की बात कही गई है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं फिर अगले प्रश्न को, जल्दी जल्दी सारे प्रश्नों को क्लियर करते हैं। अभी हम लोग मात्र 115 प्रश्न को इस लगा करके क्लियर किए हैं, जो कि हमारे पास करीब करीब 300 प्लस प्रश्न होंगे इसमें। प्रश्न कह रहा है कि अल्लाह और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है, है, नहीं, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं फर्क है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 9 नंबर कह रहा है कि बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में दुआ कौन कर रहा है, कवि कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, देशवासी कर रहे हैं और देश के युवक कर रहे हैं। तो दोस्तों बच्चे की दुआ शीर्षक कविता में जो है बच्चे कर रहे हैं, बच्चे दुआ कर रहे हैं ईश्वर से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 10 नंबर कह रहा है कि बच्चे ईश्वर से क्या मांग रहे हैं, उनसे उनके वतन की शान बढ़े, या फिर उनसे कोई अपराध ना हो, या फिर नेक राह पर चले और बुराई से बचे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नेक राह पर चले और बुराई से बचे। तो चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। जो अगले चैप्टर्स के जो भी प्रश्न हैं, अशोक का शस्त्र त्याग चैप्टर है, इसके प्रश्न को देखते हैं एक एक करके। इसका पहला प्रश्न है कि अशोक का शस्त्र त्याग किस विद्या की रचना है, निबंध, एकांकी, डायरी और संस्मरण। तो दोस्तों अशोक का शस्त्र त्याग विद्या जो है वो एकांकी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि कलिंग महाराज की कन्या कौन थी, रेखा, जया, पद्मा और सभी। तो दोस्तों पद्मा, कलिंग महाराज की कन्या कौन थी, पद्मा। कन्या का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है बेटी होता है, कन्या का मतलब क्या होता है, बेटी। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 3 नंबर कह रहा है कि अशोक का शस्त्र त्याग किनकी रचना है, अरुण कमल की, वेदव बनारसी की, बंशीधर श्रीवास्तव की और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अशोक का शस्त्र त्याग के लेखक है बंशीधर श्रीवास्तव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि पद्मा का संबंध है कलिंग युद्ध से, बक्सर युद्ध से, 1857 की क्रांति से और पलासी के युद्ध से। तो दोस्तों पद्मा का संबंध है कलिंग युद्ध से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 5 नंबर कि अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में कुल कितने मुख्य पात्र हैं, 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों मुख्य रूप से तो 2 ही पात्र हैं, एक है पद्मा और दूसरा जो है अशोक जी हैं। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला जो आपका प्रश्न है 6 नंबर कह रहा है कि अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ का मूल उद्देश्य क्या है? अहिंसा, परम धर्म या फिर शांति का पक्षधर या फिर दोनों या फिर सभी गलत? तो दोस्तों इसमें क्या है, अहिंसा, परम धर्म और शांति का पक्षधर दोनों आपका राइट आंसर, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर कह रहा है कि पद्मा किसका बदला लेना चाहती थी? अपने भाई का, अपने पति का या फिर अपने पिता का या फिर अपने पुत्र का? तो दोस्तों पद्मा अपने पिता का बदला लेना चाहती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 8 नंबर कह रहा है कि अस्त्र यानी कि हथियार है कौन सा? घुमाकर चलाने वाला, फेंक कर चलाने वाला, आग लगाने वाला और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अस्त्र क्या है? फेंक कर चलाने वाला, और शस्त्र क्या है? लड़कर चलाने वाला। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर कह रहा है कि पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने क्या किया? उसके लड़ाने पर युद्ध करने लगा, युद्ध करना छोड़ दिया या फिर डर कर के युद्ध के मैदान से भाग गया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों युद्ध करना जो है उन्होंने छोड़ दिया, यानी कि युद्ध को त्याग ही कर दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है कि पद्मा कौन थी? कलिंग की राजकुमारी थी, कलिंग की महारानी थी, कलिंग की नर्तकी थी और इनमें से कोई नहीं। तो कलिंग की राजकुमारी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है 11 नंबर कि अशोक अडोडट का सम्राट था, मगध का, वैशाली का, कलिंग का और बंगाल का। तो दोस्तों अशोक जो थे वो मगध के सम्राट थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका है 12 नंबर कह रहा है कि कलिंग के युद्ध कितने वर्षों से चल रहा था? 4 वर्षों से, 3 वर्षों से, 5 वर्षों से, 8 वर्षों से? तो दोस्तों कलिंग के युद्ध जो है 4 वर्षों से चल रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को जो चैप्टर्स के माध्यम से बनते हैं वो है आपका इसरिया तू न गई मेरे मन से, इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अब हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों इसके पहले नंबर प्रश्न कह रहा है कि इसरिया का संबंध होता है प्रेम से, हर्ष से, प्रगति से, प्रतिद्वंदिता से। तो दोस्तों इसरिया का संबंध होता है प्रतिद्वंदिता से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है 2 नंबर कह रहा है कि यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो आकर हमारे चारों ओर भनभनाया करती है। किसकी उक्ति है? माओ त्से तुंग की या फिर लेनिन की या फिर नीत्शे की या फिर कार्ल मार्क्स की? तो दोस्तों यह नीत्शे की है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 की किसे लेखक ने अनोखा वरदान कहा है? ईश्वरिया को, सुख को, लोभ को और मोह को? तो दोस्तों ईश्वरिया जो है ये एक अनोखा वरदान है, क्योंकि जिसके हृदय में वह घर बनाता है उसी को सबसे पहले विनाश कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला आपका प्रश्न है 4 नंबर कह रहा है कि ईर्ष्या कौन करता है? जो दूसरों का सुख नहीं देख सकता या फिर दूसरों को हानि पहुंचाता है या फिर सुख संतोष को अधूरा मानता है या फिर तीनों? तो दोस्तों तीनों ईर्ष्यालु व्यक्ति वो जो होते हैं जो ये तीनों कर्म जिसके अंदर होता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका 5 नंबर प्रश्न है कह रहा है कि दिनकर जी के घर के बगल में कौन एक डॉक्टर साहब है? वकील साहब, डॉक्टर साहब, मैनेजर साहब, वो कोई नहीं। तो दोस्तों इसके बगल में कौन है? वकील साहब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। यह पंक्ति है किसकी? महात्मा गांधी की, ईश्वरचंद विद्यासागर की, दिनकर की और निराला की? तो दोस्तों ईश्वरचंद विद्यासागर जी का यह कथन है कि जिसकी भलाई तुम करोगे वही तुम्हारी निंदा करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है, ईश्वरचंद विद्यासागर। अगला है कि ये मक्खियाँ हमें सजा देती है हमारे डरट के लिए। किसके लिए? गुणों के लिए। अब गुणों के लिए, निंदा के लिए और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गुणों के लिए सजा देती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला जो आपका 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ईश्वरिया की बड़ी बेटी का नाम क्या है? लोभ, मोह, निंदा और क्रोध? तो दोस्तों ईश्वरिया की सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या है? निंदा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 9 नंबर कह रहा है कि चिंता डॉट समान होती है किसके? चिंता चिता के यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया है। चिता के, लोभ के, निंदा के और मोह के? तो दोस्तों चिंता चिता के समान होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और दिल्ली में? तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 11 नंबर कह रहा है कि ईश्वरिया का काम क्या है? जलाना, सताना, माया में डालना और कुछ भी नहीं? तो दोस्तों ईश्वरिया का काम है जलाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ईश्वरिया का संबंध होता है दोस्तों से, रिश्तेदारों से, भाई बहनों से और अपने प्रतिद्वंदियों से? तो दोस्तों ईश्वरिया का संबंध होता है अपने प्रतिद्वंदियों से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ईश्वरिया तू न गई मेरे मन से पाठ की विद्या है कहानी, निबंध, संस्मरण और एकांकी? तो दोस्तों ईश्वरिया तू न गई मेरे मन से वह पाठ की विद्या में क्या है? निबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है खेमा, विक्रमशिला, ईश्वरिया तू न गई मेरे मन से या फिर दीनबंधु निराला? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईश्वरिया तू न गई मेरे मन से के लेखक रामधारी सिंह दिनकर।
चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इसलिए तू न गई मेरे मन से पाठ के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली, बंशीधर श्रीवास्तव और बेढब बनारसी। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर हैं उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार और कवि। तो दोस्तों मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर जी हैं कवि, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। अगले चैप्टर को देखते हैं। अगला चैप्टर आपका कह रहा है कबीर के पद। कबीर के पद के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियोस में फिर क्लियर करते हैं अगले। तो अगला आपका पहला जो प्रश्न है कि मोह को शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? साधु के लिए, विद्वानों के लिए, ईश्वर के लिए और किसी के लिए नहीं। तो दोस्तों मोह को शब्द का प्रयोग ईश्वर के लिए किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 2 नंबर कह रहा है कि कबीर के पद शीर्षक पाठ साहित्य की विद्या है। पद है, गद्य है या फिर दोहा है या फिर छंद है? तो दोस्तों कबीर के पद यहाँ पे आपको इस प्रश्न में ही दिखाई दे रहा है कि पद है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला आपका प्रश्न 3 नंबर कह रहा है कि कबीर के अनुसार व्यक्ति किस कारण सत्य की पहचान नहीं कर पाते हैं? अपनी अज्ञानता से और मूढ़ता से, या फिर दोनों सही, या फिर और सभी गलत ही? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सब दोनों सही, क्योंकि अपनी अज्ञानता के कारण और मूर्खता जिसे कहते हैं, तो मूर्खता के कारण भी ऐसा समस्या होता है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कबीर के किस काल के कबीर जी किस काल के कवि थे? भक्ति काल, रीति काल, वीर गाथा काल, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों कबीर जो थे वो भक्ति काल के कवि थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। प्रस्तुत पंक्ति उद्धत है किससे? बिहारी के दोहे से, कबीर के दोहे से, पीपल से और झांसी की रानी से। तो दोस्तों मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास या बिहारी के दोहे से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा शोर शराबा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बंदर को सभी हड़का रहे हैं। बहुत सारे बंदर जो हैं परेशान करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। तो दोस्तों आपका 6 नंबर प्रश्न है कि मोह का अर्थ क्या होता है? उसका, इसका, मुझको और तुम्हारा। तो दोस्तों मोह का अर्थ होता है, मोह का अर्थ होता है मुझको, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि कबीर कैसे संत थे? सगुणवादी, निर्गुणवादी, दोनों और इन सभी गलत। तो दोस्तों कबीर जी निर्गुणवादी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 8 नंबर की इनमें कौन निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे? तुलसीदास, सूरदास और वाल्मीकि और जायसी। तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि कबीरदास किस धारा के कवि थे? सगुण धारा के, निर्गुण धारा के और रीति मुक्त धारा के, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निर्गुण धारा का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 10 नंबर कह रहा है कि कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति क्या है? मानव सेवा, यज्ञ, हवन, व्रत, उपवास और मूर्ति पूजन। तो दोस्तों कवि के अनुसार मानव सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति होती है और सच्ची भक्ति होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। पंक्ति उद्धत है किसे? कबीर के पद से, पीपल से, करमवीर से और बिहारी के दोहे से। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कबीर के पद से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न जो चैप्टर्स हैं वो उनका नाम है विक्रमशिला, और विक्रमशिला के सारे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं एक एक करके। इसके पहले नंबर प्रश्न कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में है? बिहार में, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में और कश्मीर में। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिहार में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 2 नंबर कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? आर्यभट्ट ने, अतीश दीपंकर ने, धर्मपाल ने और विक्रमादित्य ने। तो दोस्तों धर्मपाल जी ने किए थे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विक्रमशिला में अध्यापन का माध्यम भाषा थी, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अभट्ट। तो दोस्तों विक्रमशिला अध्यापन की जो मुख्य भाषा थी वो संस्कृत थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका 4 नंबर कह रहा है कि तंत्र विद्या संबंधित है भूतों से, प्रेतों से, तंत्र मंत्रों से और सभी सही। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सही, यानी कि भूतों से, प्रेतों से, तंत्र मंत्र सभी से थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर कह रहा है कि विक्रमशिला में नवागत विद्यार्थियों को कुछ समय के लिए किस वर्ग में रहना पड़ता था? तो दोस्तों भिक्षु के वर्ग में, भिक्षु वर्ग में, या याचक वर्ग में, या नृत्य वर्ग में? तो दोस्तों भिक्षु के वर्ग में रहना पड़ता था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 6 नंबर कह रहा है कि विक्रमशिला पाठ की विद्या है, निबंध है, आत्मकथा है, कहानी है, संस्मरण है। तो दोस्तों यह एक निबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर कह रहा है कि विक्रमशिला में कितने महाविद्यालय थे? 4, 6, 8, 10। तो दोस्तों
विक्रमशिला में जो है 6 महाविद्यालय थे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 8 नंबर कह रहा है कि विक्रमशिला की स्थापना कब हुई थी? 18वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में और 10वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में। तो दोस्तों इसका 8वीं शताब्दी में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 9 नंबर कि विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है? सबौर में, अंतचक में और नाथनगर में, सुल्तानगंज में। तो दोस्तों अंतचक यानी कि जो है दोस्तों ये अंतचक ये भागलपुर के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न 10 नंबर वो है आपका कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश किसने किया था? सिकंदर ने, बाबर ने, तुर्की आक्रमण लुटेरों ने और अंग्रेजों ने। तो दोस्तों तुर्की आक्रमण लुटेरों ने किए थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वनाश। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 11 नंबर कह रहा है कि विक्रमशिला का अतीत और वर्तमान कौन सुना रहा है? लेखक, अनुवादन, स्वयं? विक्रमशिला और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विक्रमशिला का अतीत और उसका वर्णन जो है विक्रमशिला स्वयं सुना रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा 12 नंबर लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? आर्यभट्ट ने, हमारी भट्ट ने या फिर अतीश दीपंकर ने या फिर किसी ने नहीं। तो दोस्तों लामा संप्रदाय की शुरुआत जो है अतीश दीपंकर ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका 13 नंबर प्रश्न कह रहा है डॉट डॉट विद्या के क्षेत्र में आर्यभट्ट विश्व प्रसिद्ध थे। खगोल विद्या, भूगोल विद्या, ज्योतिष विद्या और चिकित्सा विद्या। तो दोस्तों खगोल विद्या के क्षेत्र में जो है आर्यभट्ट विश्व प्रसिद्ध थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कौन कुलपति थे? सूर्यभद्र, हरिभद्र, आर्यभट्ट और धर्मपाल। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हरिभद्र। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जो चैप्टर से बनते हैं दीदी के डायरी से। तो इसके आपके पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि रोजनामा का क्या अर्थ है? रोजनामा का क्या अर्थ है? डायरी, दैनिक कार्यक्रम, रोज किए जाने वाले क्रियाकलाप या फिर सभी गलत। तो दोस्तों रोजनामा का अर्थ होता है रोज किए जाने वाले क्रियाकलाप। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका सेकंड नंबर प्रश्न कह रहा है कि किताबें पढ़ने का शौक किसे था? तो संजू को किताबें पढ़ने का शौक था, ये आपको पता होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं फटाफट। अगला जो आपका प्रश्न कह रहा है कि बिटिया आज स्कूल ना जाओ, सामने की छींक है, किसने कहा? माँ ने, दादी माँ ने, पिताजी ने, नीलू ने। तो दोस्तों दादी माँ ने कही थे, ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर कह रहा है कि संजू पिकनिक मनाने गई 4 जनवरी को, 3 जनवरी को, 5 जनवरी को और 8 जनवरी को। तो 3 जनवरी 1997 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर कि दीदी की डायरी पाठ की विद्या है, निबंध है, डायरी है, कहानी है और आत्मकथा तो है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी डायरी है, क्योंकि डायरी का वर्णन भी इसमें किया गया है। अगला आपका 7 नंबर की संजू किस कक्षा में पढ़ती थी? 5वीं, तीसरी, 8वीं, 10वीं। तो दोस्तों संजू 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि 4 जनवरी 1997 को संजू ने डायरी में किसके बारे में बताया? जापानी लड़की तोतो जान के बारे में या फिर पठानी लड़की के बारे में, दोनों के बारे में, ये सभी गलत है। दोस्तों जापानी लड़की तोतो जान के बारे में बताई गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? महात्मा गांधी से, टैगोर से, प्रधानाध्यापक से, पिताजी से। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी के जो पुस्तक थे जिसका नाम था सत्य के प्रयोग पुस्तक, उससे मिले थे। अगला प्रश्न है कि सत्य के प्रयोग पुस्तक किसकी कृति है, यानी किसकी रचना है? तो आपको पहले बता दी है कि महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संजू डायरी लिखने की किससे बताई कि हम लिखेंगे? तो मतलब बड़ी बहन से, माँ से, दादी से और नानी से। तो दोस्तों इसकी चर्चा जो है अपनी दादी से की थी, उसके बाद बहन से की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 12 नंबर कह रहा है कि संजू की सहेली की शादी बचपन में ही कर दी गई? दीपा की, शिखा की, अंकिता की, तो नीलू की। ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर है, नीलू की शादी कर दी गई थी। अगला जो चैप्टर है जिसका नाम है पीपल चैप्टर के प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों इसके पहले नंबर प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि पीपल हिंदी साहित्य की किस काल की कविता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और छायावादी काल। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छायावादी काल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि पीपल कविता में किस भाव की व्यंजना हुई है? जंगल की प्रकृति सौंदर्य का या फिर घने जंगल का या फिर पशु पक्षियों का या फिर सूर्योदय का? तो दोस्तों पीपल कविता में जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार कैसा है? गोल, लंबा, त्रिकोण या फिर पतला? तो दोस्तों कवि के अनुसार पीपल के पत्ते गोल हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न जो कि 18 में पूछे गए प्रश्न थे कि पीपल पाठ की विद्या है निबंध, कविता, कहानी और संस्मरण। तो दोस्तों पीपल क्या है, एक कविता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि गोपाल सिंह नेपाली की कविता है पीपल, खुशबू रचते हाथ, बच्चे की दुआ और सुदामा चरित। तो दोस्तों गोपाल सिंह नेपाली की जो कविता है वह है पीपल। ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि कौन पक्षी रात को रो करके बिताते हैं, चकोर, मोर, हंस और कोयल। तो दोस्तों चकोर पक्षी जो है वो रात कर जो है रो रो करके ही बिताते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि बुलबुल किस ऋतु में गाते हैं, वसंत ऋतु में, गर्मी ऋतु में, शरद ऋतु में, वर्षा ऋतु में। तो दोस्तों बुलबुल जो है हमेशा वर्षा ऋतु में ही गाते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 8 नंबर कि जंगल की शोभा कौन बढ़ाते हैं, चिड़िया का करवल या फिर मोर का नाचना या फिर हंस की क्रीड़ा या फिर उक्त सभी। तो दोस्तों जंगल की शोभा जो है उक्त में सभी, यानी कि चिड़िया का करवल भी, मोर का नाचना भी और हंस की क्रीड़ा भी, ये सभी मिलकर के जो है जंगल की शोभा को बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका 9 नंबर कह रहा है कि पीपल का पेड़ मानव सभ्यता के लिए है उपयोगी, अति उपयोगी, अनुपयोगी और सभी गलत। तो दोस्तों पीपल का पेड़ जो है मानव के लिए जो है अति उपयोगी है, बहुत ही आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि भारतीय संस्कृति में पीपल वृक्ष का स्थान कैसा है, पूजनीय, महत्वहीन और इमारती, लकड़ी हेतु या फिर सभी गलत। तो दोस्तों यह पूजनीय है भारतीय संस्कृति में, बाकी की संस्कृति में नहीं पता, लेकिन इंडियन संस्कृति में इसकी पूजा की जाती है। और ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कह रहा निर्झर के पास खड़ा पीपल सुनता रहता कल 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 छल छल, यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है। तो गोपाल सिंह नेपाली द्वारा लिखी गई रचित है, रचित पंक्ति है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के जो चैप्टर्स के माध्यम से बनते हैं, जिसका नाम है दीनबंधु निराला। इसके संपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। अब इसके पहला नंबर प्रश्न है कि निराला जी का चरित्र कैसा था, उदात्त, दीनबंधु, दोनों और सभी। गलत। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, यानी कि उद्धत भी थे और दीनबंधु भी थे। वो यानी कि लोगों के हमेशा भलाई में ही, दीनहीन में ही लगे रहते थे। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि दीनबंधु निराला पाठ की विद्या है, क्या है, निबंध है, जीवनी है, कविता है, कहानी है। तो वह क्या है, एक निबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 3 नंबर कह रहा है कि दीनबंधु निराला पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय, अरुण कमल और बंशीधर श्रीवास्तव। तो दोस्तों शिव आचार्य शिवपूजन सहाय जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर कह रहा है कि विवेकानंद सोसाइटी के विराट आयोजन के कार्यक्रम में निराला जी किस काम की जिम्मेवारी निभाते थे, दरिद्र नारायण के भोजन के लिए, जूते की देखभाल के लिए, उद्घोषक के लिए या फिर कार्यकर्ताओं की देखभाल के लिए। तो दोस्तों इसके लिए जो है निराला जी रहते थे दरिद्र नारायण के भोषण के लिए। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका कह रहा है 5 नंबर की बंगाली समाज के लोग निराला जी से किसकी रचना गवा करके सुनना पसंद करते थे, तुलसीदास की, रविंद्रनाथ की या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी की या फिर व्योमेश बनर्जी की। तो दोस्तों ये रविंद्रनाथ जी की जो है रचना को सुनना चाहते थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 6 नंबर कह रहा है कि कंचन और यामिनी कभी डॉट के भीतर झांकने न पाई, निराला, प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय और इनमें से कोई नहीं, यानी कि यह किसके द्वारा लिखी गई पाठ में से है। तो दोस्तों यह निराला के, यानी कि दीनबंधु निराला जी के। ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर, दीनबंधु किसके नाम के साथ जोड़ा गया, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, निराला जी और सुमित्रानंद पंत के। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीनबंधु निराला के साथ जोड़ा गया, जिसका नाम जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अगला प्रश्न आपका है 8 नंबर कह रहा है कि निराला जी सच्चे अर्थों में किसके मित्र थे, दीन दुखियों के, अमीरों के, कवियों के या फिर कथा वचकों के। तो दोस्तों दीनबंधु निराला जी मुख्य रूप से दीन दुखियों के ही मित्र थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 9 नंबर कह रहा है कि निराला निराला को दीनबंधु क्यों कहा गया है, क्योंकि वे दीनहीन थे या फिर दीन दुखियों की सेवा करने से थे या फिर दुखियों से घृणा करते थे, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वह दीन दुखियों की हमेशा सेवा करने में ही अपना समय को गुजार देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 10 नंबर कह रहा है कि जो रहीम दिन ही लखे दीनबंधु सम होय, किसके बारे में कहा गया है, बेनीपुरी जी के बारे में, निम्नलिखित में से किसी के बारे में नहीं, या फिर निराला जी के बारे में या प्रेमचंद जी के बारे में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, निराला जी के बारे में यह बात कही गई है। चलिए अगला प्रश्न आपका जो है 11 नंबर कह रहा है कि बेलूर मठ कहाँ है, पटना में, चेन्नई में, कोलकाता में और तिरुपति में। तो दोस्तों यह कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अब हमारा चैप्टर आता है जिसका नाम है खेमा। खेमा चैप्टर्स के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। दोस्तों इसका पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि
खेमा पाठ की कौन सी विद्या है? कहानी है, जीवनी है, निबंध है और कविता है। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कहानी। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि खेमा पाठ मात्र डॉट डॉट कितने वर्ष का बाल श्रमिक है? 5 से 6, 6 से 7, 8 से 9 या फिर 10 से 12। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 से 9 वर्ष का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 3 नंबर कह रहा है कि खेमा पर किसे दया आई? एक शिक्षक को, धन्ना सेठ को, कसारा को और एक साधु को। तो दोस्तों एक शिक्षक को उस पर दया आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है 4 नंबर की मुक्ता काशी होटल छोड़ करके खेमा कहाँ गया? अपने गांव, एक शिक्षक के साथ, बड़े शहर में और कहीं नहीं। तो जब दोस्तों शिक्षक ले गए तो शिक्षक के साथ गए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि खेमा शीर्षक कहानी किस प्रथा पर करारा प्रहार करती है? मजदूर पर, मजदूरी पर या फिर बाल मजदूरी पर, या सभी गलत? दोस्तों ये मजदूरी, बाल मजदूरी पर डिपेंड करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 6 नंबर कह रहा है कि खेमा होटल में क्या करता था? ग्राहक को चाय देता था, कप धोता था, टेबल साफ करता था या फिर उपयुक्त में से सभी कार्य करता था? तो बिल्कुल उपयुक्त में से सभी कार्य करता था। ग्राहक को चाय भी देता था, कप भी धोता था और टेबल भी साफ करता था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि खेमा के पिता की आर्थिक स्थिति कैसी थी? अच्छी, मध्य, अत्यंत दयनीय और अज्ञात। तो दोस्तों अत्यंत दयनीय थी, तभी तो उसने अपने बच्चों को बेच दिया भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर कह रहा है कि कसारा ने खेमा को किस लिए फटकारा? चप्पल मांगने पर, चाय गिराने पर, चाय न देने पर और चीनी कम डालने पर। तो दोस्तों चप्पल की मांग करने पर कसारा ने खेमा के साथ बेरुखी दिखाई थी, उसे फटकारा था। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि खेमा कहाँ काम करता था? खेत में, रसोई घर में और कालीन उद्योग में या फिर कसारा के होटल पर? तो खेमा कसारा के होटल में काम करता था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 10 नंबर कह रहा है कि मुक्ता काशी होटल का मालिक था कसारा, फकीरा, दिल बहादुर और रामलाल। इसमें आपका राइट आंसर है कसारा, ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 11 नंबर कह रहा है कि होटल का मालिक कैसा था? कठोर, क्रूर, निर्दयी और उपयुक्त में सभी। तो दोस्तों बिल्कुल वह सभी था, कठोर भी था, क्रूर भी था और निर्दयी भी था। उसके पास न दया थी, न किसी प्रकार की कोई जो है, अगर दया नहीं होती है तो कम से कम कुछ जो ऐसे होते हैं जो दयालु लोग होते हैं, उसमें से कुछ ऐसे नहीं थे जो किसी भी बच्चे को, दूसरे के बच्चे को अपना जैसा मान सके। 12वां प्रश्न क्या है कि बाल मजदूरी की समस्या का वर्णन किस पाठ में किया गया है? तो सभी को पता, डायरेक्ट आंसर है खेमा, खेमा पाठ में इसका वर्णन किया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 13 नंबर क्या है, मुक्ता काशी होटल का मालिक कौन है? जगारा, कसारा, मंटू, दीपक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कसारा। मुक्ता काशी होटल का मालिक कौन है? कसारा। अगला प्रश्न आपका 14 नंबर क्या रहा है कि खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है? बाल विवाह, बेमेल विवाह, बाल मजदूरी और विधवा विवाह। तो दोस्तों खेमा शीर्षक पाठ में जो है वह बाल मजदूरी का वर्णन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारा चैप्टर जिसका नाम है खुशबू रचते हाथ। चलिए इसे देखते हैं इसके सारे प्रश्नों को। तो दोस्तों इसका पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि सफलता की जननी कौन है? साहस, सोच, श्रम और निराशा। तो दोस्तों सफलता की जननी श्रम होती है, श्रम मतलब मेहनत। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका प्रश्न नंबर 2 ने कह रहा है कि हर काम की सफलता का राज क्या है? श्रम, पूंजी, आलस्य, झूठ। तो सफलता का मेन कारण होता है श्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि खुशबू रचते हाथ पाठ की विद्या है? कहानी है, कविता है, निबंध है, डायरी है? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कविता। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि खुशबू रचते हाथ के कवि हैं शंकर शिलेंद्र, बिहारी, अरुण कमल और सुभद्रा कुमारी चौहान। तो दोस्तों खुशबू रचते हाथ के लेखक हैं अरुण कमल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर कह रहा है कि अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर लिखी गई कविता कौन सी है? पीपल, तो जिंदा है, तो बच्चे की दुआ और खुशबू रचते हाथ। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खुशबू रचते हैं हाथ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 6 नंबर कह रहा है कि खुशबू रचते हाथ क्या बनाते हैं? कपड़े, गद्दे, कालीन और खुशबूदार अगरबत्तियां। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुशबूदार अगरबत्तियां। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका 7 नंबर कह रहा है कि खुशबूदार अगरबत्तियां कौन बनाते हैं? अमीर लोग, सेठ लोग, पढ़े लिखे लोग या फिर समाज के वंचित, गरीब और निसहाय लोग। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाज के वंचित, गरीब और निसहाय लोग। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं फटाफट। अगला जो आपका 8 नंबर प्रश्न है कि उभरी नसों वाले हाथ का अर्थ है बच्चे लोग, जवान लोग, बूढ़े लोग और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न 9 नंबर कह रहा है कि पीपल के पत्ते से नए नए हाथ का अर्थ होता है? नन्हे बच्चों के कोमल हाथ, जवान लोगों के कड़े हाथ, बूढ़े लोगों के बड़े नसों वाले हाथ और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नन्हे बच्चों के कोमल हाथ है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्नों को देखते हैं।
अगला जो आपका प्रश्न है 10 नंबर कह रहा है कि खुशबू रचने वाले हाथ किस परिस्थितियां में रहने लग को विवश है। सुलभ, दुर्लभ और दयनीय और अच्छी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दयनीय। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका 11वां प्रश्न कह रहा है कि खुशबू रचते हाथ और शीर्षक पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है। श्रम की महत्ता को प्रतिपादित करना, या फिर श्रम न करना, या फिर आलसी करना बनना, या फिर सभी गलत। तो दोस्तों खुशबू रचते हाथ शीर्षक पाठ का मुख्य उद्देश्य है श्रम की महत्ता को प्रतिपादित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न चैप्टर से बनता है जिसका नाम है हौसले की उड़ान। हौसले की उड़ान पाठ से जितने भी प्रश्न बनते हैं उस प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। इसमें दोस्तों आपका पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि हौसले की उड़ान पाठ की विद्या है, कहानी है, निबंध है, एकांकी या भाषण है। तो दोस्तों यह एक निबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। और इसका जो आपका सेकंड नंबर प्रश्न कह रहा है कि गुड़िया के किस जिले की रहने वाली थी। भोजपुर की, सासाराम की, रोहतास की, आरा की। तो गुड़िया रोहतास की रहने वाली थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 3 नंबर कह रहा है कि मोहम्मद अब्दुल रहमान खान की पोती कौन है। जैनब आदवीन, या फिर जैनब खान, या फिर कहकशां रिजवी, या फिर जुबैदा बेगम। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैनब खान। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि सोनी किसकी बेटी है। विष्णु शंकर तिवारी की, और जितेंद्र माझी की, शंभू मेहता की, या फिर अरवन राज की। तो दोस्तों सोनी जो है वह विष्णु शंकर तिवारी की बेटी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको 5 नंबर कह रहा है कि सोनी की पिता हैं विष्णु शंकर तिवारी, हरीश शंकर तिवारी। तो दोस्तों ऐसे आपने आंसर देखा ऊपर में कि विष्णु शंकर तिवारी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि कदम किस जिले की है। भागलपुर की, मुंगेर की, बेगूसराय की, सहरसा की। तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर की। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि जैनब खान किस जिले की है। मुजफ्फरपुर की, शिवहर की, सीतामढ़ी की, और मोतिहारी की। तो दोस्तों जैनब खान जो है वह शिवहर जिले की है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है 8 नंबर कह रहा है कि बिहार की बेटियां हैं क्या सुरक्षित हैं, असुरक्षित है, असाधारण प्रतिभा की धनी है, या फिर डरपोक और कायर है। तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी, असाधारण प्रतिभा की धनी है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न 9 नंबर कह रहा है कि बिहार की बेटी की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन किया गया है। क्रमवीर में, विक्रमशिला में, खेमा में, हौसले की उड़ान में। तो दोस्तों बिहार की बेटियों का जो असाधारण विशेषताओं का वर्णन किया गया वो हौसले की उड़ान में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका 10वां प्रश्न कह रहा है कि जैनब खानम लड़कियों को क्या सिखलाती है। कराटे, योग, सिलाई और पेंटिंग। तो दोस्तों जैनब खानम लड़कियों को जो है वह कराटे सिखाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं फटाफट जितने भी प्रश्न क्लियर होते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि कदम पढ़ लिख करके क्या बनना चाहती है। वकील, डॉक्टर, शिक्षक, नेता। तो कदम पढ़ लिख करके डॉक्टर बनना चाहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा तो होगा ही। अगला प्रश्न आपका है कि गुड़िया कहाँ की रहने वाली थी। नोखा की, बक्सर की, कैमूर की, और किशनगंज की। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोखा की। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला 13 नंबर प्रश्न क्या है, अध्ययन विरोधी तत्वों को किसने धूल चटा दिया था। कदम ने, गुड़िया ने, जैनब खान ने, और सभी गलत। तो दोस्तों कदम ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि इस चैप्टर से बनते हैं। चैप्टर का नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर। तो चलिए इसके प्रश्नों को देखते हैं। इसका पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात डॉट में प्रथम आम चुनाव कब हुआ। 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1952 में। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1952 ईस्वी में। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला आपका 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कर्पूरी ठाकुर को गीत गाने के साथ साथ डॉट डॉट बजाने का शौक था। डफली, बांसुरी, हारमोनियम और ढोलक। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डफली। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1952 में कर्पूरी ठाकुर किस पार्टी से विधानसभा के सदस्य बने। कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, और जनसंघ पार्टी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कि सर्वप्रथम बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे हुए। 1970 में, 1972 में, 1975 में, 1977 में। तो दोस्तों सर्वप्रथम कर्पूरी ठाकुर जी बने थे 1970 ईस्वी में बिहार के मुख्यमंत्री। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की मृत्यु कब हुई। 12 जनवरी 1987 को, 12 अगस्त 1987 को, और 30 मार्च 1986 को, और 12 अगस्त 1988 को। तो दोस्तों 12 अगस्त 1987 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका जननायक कर्पूरी ठाकुर थे गरीब, गरीब के
मसीहा, अमीर और अरबपति। तो दोस्तों वह गरीब के मसीहा थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न 7 नंबर कह रहा है, अगस्त क्रांति कब हुई थी? 1940 में, 1942 में, 1948 में, 1952 ईस्वी में। दोस्तों इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपका है 8 नंबर कह रहा है कि सन 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने श्री कृष्ण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, जगन्नाथ मिश्र या फिर लालू यादव। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, कर्पूरी ठाकुर के माता का नाम था विमला देवी, राम दुलारी देवी, पुष्पा देवी और रंभा देवी। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राम दुलारी देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि कर्पूरी ठाकुर जयप्रकाश नारायण के आजाद दस्ता के सदस्य कब बने थे? 31 में, 1940 में, 1942 में, 1944 में। तो दोस्तों 1942 ईस्वी में जब इन्होंने कॉलेज का त्याग किया था तब बने थे। चलिए इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। अगले प्रश्न को देखते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है कि कर्पूरी ठाकुर पहली बार जेल कब गए थे? 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी में, 22 अक्टूबर 1953 ईस्वी में, 20 जनवरी 1947 में और 15 अगस्त 1956 ईस्वी में। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर पाठ की विद्या है, संस्मरण है, निबंध है, जीवनी है और कहानी है। तो दोस्तों यह एक जीवनी है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है, क्योंकि इसके जीवनी के बारे में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न आपका कि कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था? 24 जनवरी 1921 को, 13 फरवरी 1921 को और 15 जनवरी 1921 को और 20 जनवरी 1921 को। तो दोस्तों 24 जनवरी 1921 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि गोकुल ठाकुर किनके पिताजी का नाम है? तो कर्पूरी ठाकुर जी के पिता का नाम गोकुल ठाकुर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उड़ीसा में। तो दोस्तों इसका बिहार में हुए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार बने थे? तो दोस्तों 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो यह 1 बार बने थे, सॉरी 2 बार बने थे बिहार के मुख्यमंत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका 17 नंबर कह रहा है कि कर्पूरी ठाकुर ने आईए की परीक्षा पास की 1938 में, 1939 में, 1941 में, 1942 में। तो दोस्तों 1942 ईस्वी में चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा से किए थे। तो चलिए 1952 ईस्वी के आम चुनाव में डॉडर से कर्पूरी ठाकुर विजयी घोषित हुए थे। समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से, मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा से, दरभंगा के इसके सिंघवाड़ा विधानसभा से और सीतामढ़ी के सैदपुर विधानसभा से। दोस्तों ये हुए थे समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं जो हमारे इस चैप्टर से बनते हैं, जिसका नाम है झांसी की रानी। तो चलिए इसे देखते हैं। इसका पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि झांसी की रानी पाठ की विद्या है, कहानी है, जीवन वृत्त कविता है, निबंध है और संस्मरण है। तो दोस्तों यह एक जीवन वृत्त कविता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। दोस्तों हो सकता है कि किसी प्रश्नों का थोड़ा सा धड़पड़ में, क्योंकि वीडियोस को लंबा नहीं करना, इसलिए हो सकता है कि किसी किसी का आंसर जो है इधर उधर हो गया होगा अगर बाय मिस्टेक, तो उसके लिए जो है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगला 2 नंबर प्रश्न है कि झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी औरंगजेब से, शाहजहां से, अकबर से, अंग्रेज से। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी अंग्रेज से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 3 नंबर कह रहा है कि वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, काव्य पंक्ति है, झांसी की रानी से, पीपल से, करमवीर से और बिहारी के दोहे से। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा झांसी की रानी से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर कह रहा है कि बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, काव्य पंक्ति में भारत भारत को बूढ़ा कहा गया है क्योंकि भारत गुलाम था, भारत में एकता नहीं थी, भारत का इतिहास प्राचीन है, भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर की लक्ष्मीबाई को किसका अवतार माना गया? लक्ष्मी का, सरस्वती का, दुर्गा का और किसी का नहीं। तो दोस्तों दुर्गा का अवतार माना गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 6 नंबर कह रहा है कि झांसी पर अधिकार करने के पश्चात लक्ष्मीबाई डॉट बढ़ी मेरठ की ओर, कालपी की ओर, ग्वालियर की ओर, मुंबई की ओर। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कालपी की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 7 नंबर। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 7 नंबर कि लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? कालपी की, झांसी की, मेरठ की और इंदौर की। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झांसी की। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 कि कानपुर के नाना साहब की बहन कौन थी? लक्ष्मीबाई, मीराबाई, रानीबाई और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मीबाई। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका कि मृत्यु के समय लक्ष्मीबाई की उम्र थी 20 वर्ष, 23 वर्ष, 25 वर्ष, 33 वर्ष। तो दोस्तों मृत्यु के समय 23 वर्ष मात्र थी इसकी उम्र। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 10 नंबर कह रहा है कि कान्हा कौन थी? गायिका थी, लक्ष्मीबाई की सहेली थी, कालपी की रानी थी और कुछ नहीं। तो दोस्तों लक्ष्मीबाई की सहेली थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 11 नंबर कह रहा है कि झांसी की रानी किनकी कविता है? सुभद्रा कुमारी चौहान की, शंकर शैलेंद्र की, रामधारी सिंह दिनकर की या मोहम्मद इकबाल की? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका 12 नंबर कह रहा है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1847 में, 1857 में, 1885 में, 1905 में? तो दोस्तों 1857 इसमें प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला जो चैप्टर है हमारा उसका नाम है चिकित्सा का चक्कर। अब इसके सारे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। इसका पहला नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि रसगुल्ले छायावादी कविताओं की भांति डॉट डॉट नहीं थे, रसदार, विशिष्ट, सूक्ष्म और कोमल। तो दोस्तों वह सूक्ष्म नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कि किसने कहा मुझे आज सिनेमा जाना है? लेखक ने, लेखक की पत्नी ने, लेखक की माता ने, लेखक के मित्र ने? तो दोस्तों लेखक की पत्नी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर है। लेखक की पत्नी ने बोली थी कि हमें सिनेमा देखने आज जाना है। अगला प्रश्न आपका लेखक लखनऊ क्यों जाना चाहता था? घूमने के लिए, बेहतर चिकित्सा हेतु, रहने के लिए और सभी गलत। तो दोस्तों बेहतर चिकित्सा हेतु वह जाना चाहते थे लखनऊ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर कि चिकित्सा में अंग्रेजी दवा, सुई आदि दिया जाता है। हेम्योपैथिक में, अंग्रेजी में, आयुर्वेदिक में और पारंपरिक में? तो दोस्तों अंग्रेजी में दी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अब बहुत कम प्रश्न बचे हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि किस चिकित्सा में जड़ी बूटी से बनी औषधि दी जाती है? आयुर्वेदिक में, एलोपैथिक में, हेम्योपैथिक में और किसी में भी नहीं? तो दोस्तों आयुर्वेदिक में दी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 6 नंबर कह रहा है कि लेखक को किस समय भोजन लेने की आदत थी, यानी भोजन कर लेने की आदत थी? सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में? तो दोस्तों लेखक को शाम में ही भोजन कर लेने की आदत थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर कह रहा है कि चिकित्सा का चक्कर पाठ की विद्या है, निबंध है, जीवनी है, हास्य व्यंग है और डायरी है? तो दोस्तों यह एक हास्य व्यंग है क्योंकि यह एक घटना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है 8 नंबर कह रहा है कि चिकित्सा का चक्कर के लेखक हैं वेढ़ बनारसी, शिवपूजन सहाय, दिनकर जी और बंशीधर श्रीवास्तव। तो दोस्तों वेढ़ बनारसी जी चिकित्सा का चक्कर पाठ के लेखक हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि चिकित्सा का चक्कर पाठ के माध्यम से लेखक ने डॉट डॉट विरोधाभासों से को सफलतापूर्वक उभारा है। चिकित्सा पद्धतियों को, मनोवैज्ञानिक इलाजों को या फिर आयुर्वेदिक पद्धतियों को या फिर किसी का नहीं? तो दोस्तों आयुर्वेदिक पद्धतियों का इन्होंने किया है सफलतापूर्वक विरोधाभासों में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारे इस चैप्टर के माध्यम से बनता है जिसका नाम है सुदामा चरित। तो सुदामा चरित के प्रश्नों को देखते हैं। तो दोस्तों इसका पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि सुदामा चरित के रचनाकार हैं कबीरदास, सूरदास, नरोत्तम दास और महिदास। तो दोस्तों सुदामा चरित के लेखक है नरोत्तम दास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 2 नंबर कह रहा है कि सुदामा अपने मित्र से मिलने कहाँ गए थे? मथुरा, द्वारिका, उज्जैन और वृंदावन? तो दोस्तों सुदामा अपने मित्र से मिलने के लिए द्वारिका गए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका कि सुदामा का पैर किसने धोया? कृष्ण ने, द्वारपाल ने, दासी ने और मंत्री ने? तो दोस्तों कृष्ण जी स्वयं ने सुदामा के पांव धोए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर कह रहा है कि सुदामा की पत्नी में कृष्ण के लिए क्या संदेश भेजी थी? यानी कि सुदामा की पत्नी ने कृष्ण के लिए क्या संदेश भेजी थी? पकवान, तंडुल, मिष्ठान और कुछ नहीं? दोस्तों यहाँ पर तंदूल का मतलब यहाँ पर होता है कि चावल को भून करके भेजा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है कि सुदामा की आर्थिक स्थिति कैसी थी? अमीर, गरीब, अतिदीन और सभी गलत? तो दोस्तों सुदामा अतिदीन था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है जो कह रहा है कि बचपन में कृष्ण सुदामा कहाँ पढ़ते थे? संदीपनी मुनि के पास, व्यास के पास, अदिति के पास और कौटिल्य मुनि के पास? तो दोस्तों बचपन में कृष्ण सुदामा संदीपिनी मुनि के पास पढ़ते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 7 नंबर कह रहा है कि सुदामा चरित पाठ की विद्या है, कविता है, आत्मकथा है, डायरी है, कहानी है? तो दोस्तों सुदामा चरित एक कविता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका 8 नंबर कह रहा है कि सुदामा थे श्री कृष्ण के बाल सखा, अतिदीन, हरि भजन में लीन और उक्त में से सभी? तो दोस्तों बिल्कुल उक्त में से सभी, क्योंकि वह कृष्ण के बाल सखा भी थे, अतिदीन भी थे और हरि भजन में लीन भी थे। अगला प्रश्न आपका है 9 नंबर कह रहा है कि सुदामा किससे
मिलने द्वारिका गए थे? कृष्ण से, रुक्मिणी से, वसुदेव से और गए ही नहीं। तो दोस्तों ये गए थे कृष्ण से मिलने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि किसने सुदामा को श्री कृष्ण के पास जाने के लिए विवश किया? पिता ने, भाई ने, पत्नी ने, पड़ोसी ने? दोस्तों पत्नी ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, सुदामा की पत्नी ने। अगला प्रश्न आपका जो कि इस चैप्टर से बनते हैं, राह भट्ट के हिरण के बच्चे से। इसका आपका दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है जो कह रहा है कि राह भट्ट के हिरण के बच्चे कभी भटक, इसमें भटक कौन गए? सिंह का बच्चा, भेड़िया का बच्चा, बकरी का बच्चा, हिरण का बच्चा? तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, हिरण का बच्चा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कह रहा है कि कभी हिरण के बच्चे को क्या आश्वासन देता है? तुम्हारा घर मिल जाएगा, या फिर तुम्हारी माँ मिल जाएगी, या फिर तुम्हारा पहाड़ मिल जाएगा, या फिर तुम्हारा दोस्त मिल जाएगा? तो इसमें आप दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, तुम्हारा या फिर तुम्हारी माँ मिल जाएगी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपका 3 नंबर कह रहा है कि राह भट्ट के हिरण के बच्चे कविता के रचयिता हैं? नरोत्तम दास, कबीर दास, डॉक्टर नी वियतनाम, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान? इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नी वियतनाम। चलिए दोस्तों आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि राह भट्ट के हिरण के बच्चे को पाठ में जीवन का अर्थ है? प्रयास करते रहना, चुपचाप बैठे रहना, जिद्दी होना, या फिर असावधान रहना? तो दोस्तों प्रयास करते रहना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका जो कह रहा है कि हमें निराशा न होकर के प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का क्या करना चाहिए? अपव्यय करना चाहिए, उपभोग करना चाहिए, तिरस्कार करना चाहिए, प्रतिकार करना चाहिए? तो दोस्तों उपभोग करना चाहिए, यानी कि उसका जो है सरलतापूर्वक यूज करना चाहिए। अगला जो आपका प्रश्न है, हिरण के बच्चे के लिए कौन दुखी है? उसकी माँ, उसके दोस्त, कवि और उसके दुश्मन? तो दोस्तों कवि दुखी हैं, क्योंकि कवि उसे उसकी माँ से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि राह भट्ट के हिरण के बच्चे को कैसी कविता है? मनोवैज्ञानिक, अत्यंत मार्मिक और व्यंग्यात्मक और देशभक्ति? तो दोस्तों वह अत्यंत मार्मिक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका 8 नंबर है कि वेदना का अर्थ है पीड़ा, हर्ष, घृणा, क्रोध? तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीड़ा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है? कवि, हिरन, पक्षी, खरगोश? तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, हिरन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कह रहा है कि राह भटके का जो कवि भटक गया है कौन? सिंह का बच्चा, भेड़िया का बच्चा, बकरी का बच्चा और हिरन का बच्चा? तो दोस्तों हिरन का बच्चा भटक गया है, राह, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए अब चलते हैं हम लोग लास्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है कि कवि हिरण के बच्चों को क्या आश्वासन देता है? तुम्हारा घर मिल जाएगा, तुम्हारी माँ मिल जाएगी, तुम्हारा पहाड़ मिल जाएगा, तुम्हारा दोस्त मिल जाएगा? तो दोस्तों ये प्रश्न लग रहा है दोहरा गया है, तुम्हारी माँ मिल जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे आपके सारे चैप्टर्स के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि मात्र एक वीडियो में थे। दोस्तों वीडियो भले ही लंबा हुआ होगा, लेकिन आपको सारे के सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में आप शेयर कर देते हैं तो उसे भी लाभ हो जाता है और साथ साथ कुछ मुझे भी लाभ हो जाता है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक के साथ।